नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वेतन, और वेतन के अंतर्गत हमने अब तक मूल वेतन, भत्ते और वेतन के स्थान पर ये तीन चीजें अब तक हमने पढ़ ली हैं। मूल वेतन, भत्ते और वेतन के स्थान पर लाभ। भत्तों में हमने पढ़ा था पूर्णतया करयोग्य भत्ते, पूर्णतया करमुक्त भत्ते और अंशतः करमुक्त भत्ते। वेतन के स्थान पर लाभों में हमने पढ़ा ग्रेच्युटी है, पेंशन, क्षतिपूर्ति, अर्जित अवकाश का वेतन, अधिवार्षिक निधि, इस तरह की चीजें हमने पढ़ी वेतन के स्थान पर लाभ में। हालांकि अधिवार्षिक निधि में जो करयोग्य हिस्सा होता है वो अनुलाभ माना जाता है, लेकिन हमने जब हम वेतन के स्थान पर लाभ पढ़ रहे थे तब हमने वो डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें, चाहे मूल वेतन हो, भत्ता हो या वेतन के स्थान पर लाभ हो, ये सारी चीजें वेतन मानी जाती है, वेतन शीर्षक के अंतर्गत करयोग्य होती है। और ये जो मूल वेतन, भत्ते और वेतन के स्थान पर लाभ जो दिए जाते हैं नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को, वो सारे नकद राशि के रूप में दिए जाते हैं। अब नियोक्ता द्वारा नगद राशि के रूप में चीजें दे दी जाती है, मूल वेतन है, भत्ते हैं या फिर कोई वेतन के स्थान पर लाभ है। लेकिन कई बार नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कोई वस्तु उपयोग के लिए दे दी जाती है या फिर किसी प्रकार की सुविधा दे दी जाती है। तो जो वस्तु और जो सुविधा दे दी जाती है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को, वो आयकर की दृष्टि से अनुलाभ कहलाता है। जो नगद राशि दी जाती है वो वेतन, भत्ते या फिर वेतन के स्थान पर लाभ में सम्मिलित होता है, और नगद राशि के अलावा कोई वस्तु या सुविधाएं जो दी जाती है वो अनुलाभ मानी जाती है। अनुलाभ को शॉर्ट में बोलते हैं पर्क्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं परक्विजिट या परक्विजिट्स। परक्विजिट्स होते हैं अनुलाभ। अनुलाभ का मतलब होता है वस्तु एवं सुविधाएं। अब जिस प्रकार से हमने भत्तों में बात की थी कि भत्ते जो है कुछ भत्ते पूर्णतया करयोग्य होते हैं, कुछ पूर्णतया करमुक्त होते हैं और कुछ भत्ते अंशतः करमुक्त होते हैं, इसी प्रकार अनुलाभ भी, कुछ अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य होते हैं, कुछ अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त होते हैं और कुछ अनुलाभ कुछ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य होते हैं। तो हम अनुलाभों की आज बात करेंगे। हम आज बात करेंगे अनुलाभों की। तो अनुलाभों में भी कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य होते हैं, कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त होते हैं, और कुछ अनुलाभ ऐसे होते हैं जो कुछ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए करयोग्य होते हैं। तो जो सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ है, आज हम उसकी बात करेंगे। और सभी कर्मचारियों के लिए जो करयोग्य अनुलाभ है उसमें 10-12 बिंदु हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है किराया मुक्त रहने के मकान की सुविधा। हमने बात करी थी कि अनुलाभ सुविधा या फिर वस्तु जो प्रदान की जाती है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को, वो अनुलाभ कहलाती है। तो यहाँ पर अगर नियोक्ता किराया मुक्त रहने का मकान दे रहा है तो वो जो ये अनुलाभ है, ये जो सुविधा है, सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य है। और सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यही अनुलाभ है। आज इसकी हम बात करेंगे। किराया मुक्त रहने के मकान की सुविधा, रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसको शॉर्ट में RFA भी बोल दिया जाता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। यहां पर मकान से हमारा मतलब मकान से या फिर मकान के किसी भाग से होटल की सुविधा दे दी जाए, या फिर किसी गेस्ट हाउस में कर्मचारी को रुकवाया जाए, या फिर कोई फ्लैट, ये सभी
रहने के मकान के अंतर्गत आते हैं, रहने के मकान की सुविधा के अंतर्गत ये माने जाते हैं। अब जो मकान है वो भी दो प्रकार का हो सकता है। एक मकान जो है उसमें फर्नीचर से रहित है, मतलब वहाँ पर फर्नीचर, किसी प्रकार का फर्नीचर की सुविधा नहीं दी गई है। और एक मकान ऐसा है जहाँ पे साथ में फर्नीचर दिया गया है, घरेलू उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब दिए गए हों। तो जिस मकान में किसी प्रकार का फर्नीचर या फिर कोई घरेलू उपकरण कर्मचारी को नहीं दिया गया है साथ में, तो वैसा मकान असुसज्जित मकान कहलाता है। असुसज्जित मकान, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। और जिस मकान में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को फर्नीचर और साथ में घरेलू उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं, वो मकान सुसज्जित मकान या फिर फर्निश्ड अकोमोडेशन कहलाता है। तो दोनों प्रकार के मकान की यहाँ पे हम गणना करेंगे। अब मकान की गणना करने के लिए, मकान की सुविधा की गणना करने के लिए यहाँ पे कर्मचारियों को दो भागों में बांट दिया गया है, सरकारी कर्मचारी और दूसरे अन्य कर्मचारी। तो सरकारी कर्मचारी यहां बात करते हैं सरकारी कर्मचारी की। तो सरकारी कर्मचारी वे कर्मचारी हैं जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। या तो वो केंद्र सरकार का कर्मचारी है या राज्य सरकार का कर्मचारी है, वो सरकारी कर्मचारी यहाँ पर कहलाता है। और जो अन्य कर्मचारी हैं वो है गैर सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी। गैर सरकारी कर्मचारी का मतलब निजी संस्थाओं में जो काम कर रहे हैं। अर्ध सरकारी कर्मचारी स्थानीय सत्ता के कर्मचारी या फिर किसी वैधानिक निगमों में जो कार्य कर रहे हैं। यानी कि सरकारी कर्मचारी केवल केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे, बाकी सभी कर्मचारी गैर सरकारी या अन्य कर्मचारी माने जाएंगे मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए। तो यहां हम देखते हैं सरकारी कर्मचारी की दशा में। तो सरकारी कर्मचारी की दशा में मकान सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। हमने बात की थी कि मकान दो प्रकार से हो सकता है, असुसज्जित और सुसज्जित मकान। तो असुसज्जित मकान की अगर बात की जाए, असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन। असुसज्जित मकान की सुविधा का क्या मूल्य होगा। तो सरकारी कर्मचारी के लिए असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य क्या होगा। इस सुविधा का मूल्य सरकारी नियमों में वर्णित राशि। केंद्र और राज्य सरकार ने कुछ नियम बनाए होंगे और उन नियमों में जो राशि वर्णित होगी असुसज्जित मकान के लिए, जो राशि वहां पे मेंशन की हुई होगी, वो राशि ही सुविधा का मूल्य होती है सरकारी कर्मचारी की। ये कौन सी राशि होती है। जो राशि कर्मचारी से मकान निःशुल्क न देने पर वसूल की जाती। यानी कि अगर कर्मचारी को मकान निःशुल्क नहीं दिया गया होता, ये असुसज्जित मकान जो है वो मुफ्त नहीं दिया हुआ होता, तब जो राशि जो वसूल की जाती कर्मचारी से, वही राशि उन नियमों में वर्णित है कि अगर नियमों में वो राशि वर्णित है कि अगर कर्मचारी को मकान दिया जाएगा तो उससे जो सुविधा के मूल्य के बदले कितनी राशि वसूल की जाएगी, वो राशि यहाँ पर मकान की सुविधा का मूल्य होगा। एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है
कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किसी भी प्रकार की सुविधा दी जाती है या कोई वस्तु दी जाती है और उसके बदले अगर कुछ मूल्य वसूल कर लिया जाता है, तो जो वसूल किया गया मूल्य है, यानी कि कर्मचारी के द्वारा जो भुगतान किया गया मूल्य है, वो मूल्य सुविधा के मूल्य में से घटा दिया जाएगा और जो शेष राशि होगी वही सुविधा का मूल्य होगा। जब भी हम अनुलाभों की बात करेंगे, कर योग्य अनुलाभों की बात करेंगे और उन अनुलाभों के बदले अगर कर्मचारी ने कोई मूल्य चुका दिया है, तो सुविधा के मूल्य में से जो मूल्य चुका दिया गया है कर्मचारी के द्वारा, यानी कि नियोक्ता ने जो वसूल किया है मूल्य, वो मूल्य घटा दिया जाएगा और शेष बचा हुआ ही सुविधा का मूल्य होगा। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो यहाँ भी अगर कर्मचारी ने कुछ दिया हो मकान के बदले, मकान की सुविधा के बदले, तो वो जो वसूल की गई राशि है वो सुविधा के मूल्य से घटा दी जाएगी और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य कहलाएगा। दूसरा, असुसज्जित मकान की हमने बात करी। अब बात करते हैं सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन। सुसज्जित मकान का मतलब फर्नीचर और घरेलू उपकरण भी साथ में दिए गए हैं। तो क्या किया जाएगा? उपयुक्त असुसज्जित मकान के मूल्य में निम्न राशि और जोड़ दी जाएगी। जो हमने ऊपर असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन किया है, उस मूल्यांकन में निम्न राशि और जोड़ दी जाएगी। वो कौन सी राशि है? यदि फर्नीचर नियोक्ता का है, अगर फर्नीचर जो दिया है या घरेलू उपकरण जो नियोक्ता ने दिए हैं, प्रदान किए हैं सुविधा के रूप में, अगर वो खुद के हैं, तो लागत का 10% वार्षिक के हिसाब से। यदि कोई फर्नीचर किराए पर, कोई फर्नीचर नियोक्ता द्वारा किराए पर लिया गया हो, नियोक्ता द्वारा किराए पर लिया गया हो, तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई किराए की राशि। तो जो असुसज्जित मकान का मूल्यांकन किया था, उसमें हम इनमें से और राशि जोड़ देंगे मूल्यांकन में, और जो है हम इनकी वैल्यू और ऐड कर देंगे। अगर फर्नीचर खुद का नियोक्ता का है तो लागत का 10% वार्षिक के हिसाब से, और अगर नियोक्ता ने मान लीजिए फर्नीचर किराए पर लेकर और अपने कर्मचारी को सुविधा के रूप में प्रदान किया है, तो नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराया वो इसमें असुसज्जित मकान की सुविधा में जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन कर लिया जाएगा और उसमें अगर फर्नीचर या फिर घरेलू उपकरण दिए गए हैं, तो उनमें इन दोनों राशियों में से जो भी राशि हो वो और जोड़ दी जाएगी। तो सुसज्जित मकान का सुविधा का मूल्यांकन हो जाएगा। ये था सरकारी कर्मचारी के लिए। अब बात करते हैं अन्य कर्मचारियों के साथ। अन्य कर्मचारियों में निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं, जो निजी संस्थाओं में काम करते हैं, या फिर अर्ध सरकारी कर्मचारी, स्थानीय सत्ता के कर्मचारी, या फिर वैधानिक निगमों के कर्मचारी, ये सारे कर्मचारी जो कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा होते हैं, वो सारे अन्य कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। अन्य कर्मचारी की दिशा में असुसज्जित मकान की सुविधा
यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान रखनी होगी कि हो सकता है कि मकान खुद का नियोक्ता का हो या फिर नियोक्ता ने मकान को किराए पर लेकर दिया हो। तो दोनों स्थितियों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ हम दोनों स्थितियों की बात करेंगे। तो पहला है यदि मकान नियोक्ता का स्वयं का हो। अगर मकान नियोक्ता का खुद का है और असुसज्जित मकान की सुविधा, जो खुद का मकान है सुसज्जित, वो अगर उसने कर्मचारी को दे रखा है, किराया मुक्त रहने के लिए दे रखा है और मकान खुद का नियोक्ता का है, तो मकान सुविधा का मूल्य क्या होगा? सुविधा का मूल्य निम्न प्रकार होगा। पहला, मकान जहां पर स्थित है उस क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक नहीं हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 7.5%। मकान जहां पर स्थित है उस क्षेत्र की आबादी अगर 10 लाख से अधिक नहीं हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 7.5%। संबंधित अवधि का यहाँ पर मतलब है कि जितनी अवधि के लिए मकान सुविधा प्रदान की गई थी उस अवधि से यहाँ पर मतलब है संबंधित अवधि। और वेतन से हमारा तात्पर्य, हम वेतन की बात आगे करेंगे कि वेतन से हमारा यहाँ पर क्या तात्पर्य है। दूसरा, मकान जहां पर स्थित है उस क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक परंतु 15 लाख से अधिक ना हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 10%। संबंधित अवधि यानी कि जितने समय के लिए मकान की सुविधा दी गई थी उस अवधि के वेतन का 10%, उस संबंधित अवधि के वेतन का 10%। तो मकान जहां पर स्थित है, अगर उस क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक हो लेकिन 25 लाख से अधिक न हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 10%। और अगर क्षेत्र की आबादी जहां पर मकान स्थित है, क्षेत्र की आबादी 25 लाख से अधिक हो तो संबंधित अवधि के वेतन का 15%। तो मकान सुविधा का मूल्यांकन क्या होगा? मकान सुविधा का मूल्य क्या होगा? असुसज्जित मकान अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया है और वो जो कर्मचारी है वो अन्य कर्मचारियों की श्रेणी में आता है और वो मकान नियोक्ता का खुद का हो, तो सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे? हम देखेंगे उस क्षेत्र की आबादी, उस क्षेत्र की आबादी के अनुसार करेंगे। अगर 10 लाख से अधिक नहीं है तो वेतन का 7.5%। अगर 10 लाख से अधिक है परंतु 25 लाख से अधिक नहीं हो तो वेतन का 10%। और अगर उस क्षेत्र की आबादी 25 लाख से अधिक हो जहां पर वो मकान स्थित है तो संबंधित अवधि के वेतन का 15%। अगर मकान नियोक्ता का स्वयं का हो। अब बात करते हैं कि अगर मकान नियोक्ता का स्वयं का नहीं हो, अगर मकान नियोक्ता का खुद का नहीं हो, यानी कि मकान नियोक्ता ने खुद किराए पे लेकर रखा है, मकान नियोक्ता का स्वयं का ना हो, तो किस प्रकार होगा सुविधा का मूल्यांकन?
संबंधित अवधि के वेतन का 15% या नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराया, दोनों में से जो राशि कम हो। अगर मकान नियोक्ता का खुद का नहीं है, नियोक्ता ने खुद किराए पर मकान लिया है और फिर कर्मचारी को वो प्रदान किया है सुविधा के रूप में, तो सुविधा का मूल्य क्या होगा? संबंधित अवधि के वेतन का 15% या फिर जो नियोक्ता द्वारा जो चुकाया गया किराया है, वास्तविक जो किराया चुकाया है नियोक्ता ने, उन दोनों में से जो राशि कम होगी उस राशि के बराबर मकान सुविधा का मूल्य होगा, असुसज्जित मकान सुविधा का मूल्य। अब अगर मकान सुसज्जित हो, हमने बात कर ली असुसज्जित मकान और असुसज्जित मकान में हमने दो स्थितियां देखी। पहली, यदि मकान नियोक्ता का स्वयं का हो, दूसरा यदि मकान नियोक्ता का स्वयं का न हो तो किस प्रकार सुविधा का मूल्यांकन होगा। अब अगर हम बात करें कि सुसज्जित मकान अगर नियोक्ता द्वारा दिया जाता है, सुसज्जित मकान का मतलब ये होता है कि फर्नीचर और घरेलू उपकरण के साथ में दिए गए हों। तो सुसज्जित मकान अगर दिया हो तो असुसज्जित मकान के मूल्य में असुसज्जित मकान की सुविधा के मूल्य में निम्न राशि जोड़ दी जाती। पहले तो असुसज्जित मकान के रूप में सुविधा का मूल्यांकन कर लेते हैं और फिर जो सुविधा का मूल्यांकन जो मूल्य आ जाता है असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य जो होता है उसमें निम्न राशि और जोड़ दी जाती है। पहली राशि कौन सी है? यदि फर्नीचर नियोक्ता का स्वयं का है तो लागत का 10%। लागत का 10% ये वार्षिक है, लागत का 10% वार्षिक। और दूसरा, यदि फर्नीचर किराए का है तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई किराए की राशि। यही बात सरकारी कर्मचारी के लिए भी लागू होती है। अगर सरकारी कर्मचारी को सुसज्जित मकान दिया जाता है तो जो फर्नीचर और घरेलू उपकरण है उसका उनकी जो राशि है वो असुसज्जित मकान की सुविधा के मूल्य में जोड़ दी जाती है। तो दोनों में यहाँ पर ये बात तो समान है कि अगर सुसज्जित मकान दिया गया है तो असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के बाद उसमें जो अगर फर्नीचर जो दिया है साथ में वो अगर नियोक्ता का खुद का है तो उसकी लागत का 10% वार्षिक के हिसाब से जोड़ दिया जाएगा। अगर नियोक्ता ने किराए पर लेकर वो दिया है फर्नीचर तो नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराए की राशि जोड़ दी जाएगी। अब हमने बात करी थी यहाँ पे दो चीजें आई थी कि एक तो संबंधित अवधि का वेतन। तो संबंधित अवधि से हमारा मतलब यहाँ पर यह है कि जितने समय के लिए जिस अवधि के लिए मकान की सुविधा दी गई है कर्मचारी के लिए वो अवधि संबंधित अवधि कहलाती है और उसी अवधि का केवल वेतन लेना है मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए। अब यहाँ पर वेतन की बात की जाए तो वेतन से हमारा क्या तात्पर्य है? हमने बात की थी कि अगर नियोक्ता का खुद का मकान है और कुछ जो हमने आबादी की बात करी थी जहां पर अलग अलग जनसंख्या हो तो उन जनसंख्याओं की स्थिति में मतलब क्षेत्र की आबादी के अनुसार हमने वेतन का कुछ प्रतिशत लिया था। वेतन का 7.5%, वेतन का 10% और वेतन का 15%। तो यहाँ पर वेतन से क्या तात्पर्य है कि किस वेतन का 7.5% लेना है। तो हम बात करेंगे वेतन की। तो वेतन से आशय क्या है हमारा? यहाँ पर संबंधित अवधि के वेतन से हमारा आशय है मूल वेतन।
मूल वेतन दिया जाता है, फिर महंगाई भत्ता एवं महंगाई वेतन। हम पहले बात कर चुके हैं कि महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन दोनों अलग अलग होते हैं। तो महंगाई वेतन, यदि सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में शामिल हो, यानी कि महंगाई भत्ते और महंगाई वेतन को जब ग्रेच्युटी की गणना की जाए, पेंशन की गणना की जाए या फिर भविष्य निधि की गणना की जाए, तो ऐसी स्थिति में जो कि ये लाभ सेवानिवृत्ति लाभ कहलाते हैं, तो इन लाभों की गणना करते समय अगर महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन अगर शामिल किया जाता है, तो उस स्थिति में जब इस सेवानिवृत्ति लाभों की गणना में महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन शामिल किया जाता है, तो फिर यहाँ पर भी मकान सुविधा की का मूल्यांकन करते समय भी हम महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल करेंगे। तो वेतन से आशय है हमारा मूल वेतन, फिर दूसरा महंगाई भत्ता एवं महंगाई वेतन, तीसरा बाकी बचे हुए भत्ते, सारे भत्ते जो कि कर योग्य भत्ते एवं अंशतः करमुक्त भत्तों का कर योग्य भाग। तो यहाँ पर भत्ते भी शामिल कर लिए जाएंगे, मतलब मूल वेतन, महंगाई भत्ता और बाकी के भत्ते, सारे भत्ते शामिल कर लिए जाएंगे। भत्ते कौन से? कर योग्य भत्ते और अंशतः करमुक्त भत्तों का कर योग्य भाग यहाँ पर भत्तों में शामिल कर लिया जाएगा। चौथा यहाँ पर बोनस, बोनस शामिल किया जाएगा, कमीशन शामिल किया जाएगा और अन्य कोई मौद्रिक प्राप्ति, अन्य कोई मौद्रिक प्राप्ति जैसे अगर कोई मासिक पेंशन मिल रही है, अगर कोई मासिक पेंशन मिलती है पूर्व नियोक्ता से, तो वो यहाँ पर शामिल कर ली जाएगी। दूसरा, चालू वर्ष के अर्जित अवकाश वेतन की राशि। देखिए यहां पर हमने बात करी थी संबंधित अवधि से, तो जो अर्जित अवकाश वेतन है वो केवल संबंधित अवधि का होना चाहिए, चालू वर्ष का होना चाहिए। अगर किसी पूर्व निर्धारित समय के आधार पर, पूर्व समय के आधार पर अगर गणना की गई हो, यानी कि पूर्व के वर्षों के आधार पर अगर अर्जित अवकाश के वेतन की गणना की गई हो, तो वो अर्जित अवकाश वेतन यहाँ पर शामिल नहीं होता। और पेंशन की राशि भी केवल मासिक पेंशन की राशि यहाँ पर शामिल की जाएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं संबंधित अवधि के वेतन से, तो यहाँ पर एकमुश्त पेंशन की राशि सम्मिलित नहीं की जाएगी वेतन। यानी कि वेतन के स्थान पर लाभ जो है वो अगर किसी पूर्व समय, यानी कि गत वर्ष से पूर्व के समय के आधार पर गणना किए गए हों, जैसे ग्रेच्युटी है, एकमुश्त पेंशन है, अगर अर्जित अवकाश का नकदीकरण है, ठीक है, किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अगर दी गई है, तो अगर ये पूर्व के समय के आधार पर गणना किए गए हों, संबंधित अवधि से संबंधित नहीं हो, क्योंकि संबंधित अवधि की यहाँ पर बात की गई, और संबंधित अवधि का मतलब होता है कि जिस अवधि के लिए मकान की सुविधा दी गई हो। तो चालू वर्ष के अगर संबंधित अवधि से ये संबंधित नहीं है वेतन के स्थान पर लाभ, तो वेतन के स्थान पर लाभों को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाता वेतन के अंतर्गत। केवल मासिक पेंशन और चालू वर्ष के अर्जित अवकाश का वेतन की राशि यहाँ पर वेतन में शामिल की जाती है। इसी प्रकार जो भविष्य निधि खाते में हमने बात करी थी प्रमाणित भविष्य निधि की, तो प्रमाणित भविष्य निधि में जो नियोक्ता का अंशदान अगर 12% से अधिक है तो उसको वेतन में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस अधिक के अंशदान को यहाँ पर वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार प्रमाणित भविष्य निधि पर प्राप्त होने वाला जो ब्याज है वो अगर 9.5% से अधिक होता है तो वेतन मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस अधिक की राशि जो है, ब्याज के अधिक की राशि को यहाँ पर वेतन नहीं माना जाएगा। जब हम संबंधित अवधि की बात कर रहे हैं, संबंधित अवधि के वेतन से आशय, तो यहाँ पर केवल संबंधित अवधि का वेतन ही लिया जाएगा। यानी कि कोई बकाया वेतन अगर प्राप्त हो, कोई अग्रिम वेतन अगर प्राप्त हो, तो उनको भी वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो कर्मचारी है जिसको मकान की सुविधा दी गई है, अगर ये कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ताओं के यहाँ काम कर रहा हो, तो जितने भी नियोक्ताओं के यहाँ काम कर रहा है सभी नियोक्ताओं का वेतन में शामिल कर लिया जाएगा, वेतन की गणना में शामिल किया जाएगा। चाहे मकान सुविधा
किसी एक नियोक्ता से प्राप्त हुई हो। तो ये कुछ चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और वेतन में अनुलाभों का मूल्य शामिल नहीं होता, जो सुविधाओं का मूल्य है वो कभी शामिल नहीं होता, केवल मौद्रिक प्राप्ति ही वेतन में शामिल की जाती है। अब हम बात करते हैं, हमने बात की थी कि जो मकान है, मकान में अतिथि गृह, होटल और फ्लैट या फिर मकान का कोई भाग, सारे मकान में माने जाते हैं, मकान की सुविधा के अंतर्गत आते हैं, मकान के ही रूप हैं। तो यहाँ पर अगर कर्मचारी को होटल की सुविधा दे दी जाए तो उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा? होटल की सुविधा का मूल्यांकन। तो होटल की सुविधा का मूल्यांकन के लिए निम्न में से कम राशि सुविधा का मूल्य होगी। कौन कौन सी राशियां हैं? यहां पर वेतन का 24%। वेतन से तात्पर्य हमको पता है क्या होता है वेतन। यहाँ पर वेतन से हमारा क्या मतलब है, हमने भी बात की थी वेतन की। तो वेतन का 24% या फिर नियोक्ता द्वारा होटल को दे या दी गई राशि। तो इन दोनों राशियों में से जो राशि कम होगी वही होटल की सुविधा का मूल्य होगा। और होटल की सुविधा का यही मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए लागू होता है। यानी ये जो सभी कर्मचारियों के लिए लागू होता है, सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए। जब हमने मकान की सुविधा का मूल्यांकन कर रहे थे तो सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को, यानी कि अन्य कर्मचारियों को हमने अलग अलग रखा और हमने दोनों के लिए मकान की सुविधा का जो मूल्यांकन है वो अलग अलग तरीके से किया। लेकिन होटल की सुविधा का जब मूल्यांकन करते हैं तब हम सभी कर्मचारियों को एक ही श्रेणी में रखते हैं और यहाँ पर सुविधा का मूल्य जो है सभी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर अन्य कर्मचारी हो यानी कि गैर सरकारी कर्मचारी हो, उनके लिए सुविधा का मूल्यांकन एक ही प्रकार से होगा और वो है वेतन का 24% या फिर नियोक्ता द्वारा होटल को दे या दी गई राशि। इन दोनों में से जो भी कम हो वो होटल सुविधा का मूल्य कहलाएगा। अब एक बात और इसमें रह जाती है कि क्या मकान की सुविधा का जो मूल्य है वो करमुक्त भी हो सकता है? मतलब हमने बात करी थी कि ये जो अनुलाभ है ये कर योग्य होते हैं सभी कर्मचारियों के लिए, यानी मकान की सुविधा का जो अनुलाभ है, मकान की सुविधा जो है वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। तो क्या ये करमुक्त भी हो सकती है? कुछ दशाओं में मकान की सुविधा का करमुक्त होना। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ दशाओं में मकान की सुविधा का मूल्य करमुक्त भी हो सकता है। तो पहली स्थिति है कि अगर किसी कर्मचारी का स्थानांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि जिस स्थान से उस कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है उस स्थान पर नियोक्ता ने उस कर्मचारी को पहले से एक मकान देके रखा हो और जब वो नई जगह गया है ट्रांसफर होने के बाद उस जगह भी नियोक्ता ने कर्मचारी को रहने के लिए मकान दे दिया हो। तो अब यहाँ पर उस कर्मचारी के पास दो मकान की सुविधाएं हो गई हैं, यानी उस कर्मचारी के पास दो मकान हो गए। इन दोनों मकानों में से एक मकान अब करमुक्त हो जाएगा पहले 90 दिनों के लिए। जब उसका ट्रांसफर हुआ है, जब से ट्रांसफर हुआ है उस दिन से लेकर 90 दिनों तक के लिए एक मकान इन दोनों मकानों में से करमुक्त हो जाएगा। दोनों मकानों की सुविधा का मूल्यांकन किया जाएगा और जिस मकान की सुविधा का मूल्य कम आएगा वो मकान की सुविधा ही कर योग्य होगी, यानी जिस मकान की सुविधा का मूल्य अधिक होगा वो मकान की सुविधा करमुक्त कर दी जाएगी। तो ये पहली दिशा है जहां पर मकान की सुविधा करमुक्त भी हो सकती है। दूसरा, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो
केंद्रीय मंत्री हैं और जो एमएलए एमपीज हैं या फिर विपक्ष के नेता हैं, इन लोगों को भी मकान की सुविधा दी जाती है। इनको रहने के लिए मकान दिया जाता है। जैसे ये सत्ता में आ जाते हैं, जैसे ही इलेक्शंस के बाद इन लोगों को, मंत्रियों को, एमएलए एमपीज को, संसद सदस्यों को, इनको सब को मकान दिए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो इन लोगों को जो मकान की सुविधा दी जाती है वो मकान की सुविधा करमुक्त होती है, करमुक्त अनुलाभ के अंतर्गत आती है। तो जो मकान की सुविधा है वो पहला स्थानांतरण की स्थिति में 2 में से 1 मकान करमुक्त हो जाता है। दूसरा, जो केंद्रीय सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो नेता है, विपक्ष के नेता हैं, जो एमएलए एमपीज हैं, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके लिए भी मकान सुविधा करमुक्त होती है। तीसरा, अगर किसी कर्मचारी को बहुत दूर दराज क्षेत्रों में नियुक्त किया गया हो, यानी ऐसी जगह नियुक्त किया गया हो जो शहर से कम 40 किलोमीटर दूर हो और उस शहर की जनसंख्या 20,000 से अधिक नहीं हो। बहुत सारी शर्तें हैं। पहली शर्त, दूर दराज क्षेत्र हो और शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित हो ऐसा मकान, और जो शहर है उस शहर की जनसंख्या 20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों पर उसको नियुक्त किया गया हो। जैसे मान लीजिए कि समुद्र से तेल खोजा जा रहा है, तेल का शोधन हो रहा है, ऐसी जगह पर उसको मकान दिया गया हो, या फिर किसी बांध का निर्माण किया जा रहा है, पुल का निर्माण किया जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट में उसको लगा दिया गया हो, कोई परियोजना का कार्य चल रहा हो, जो परियोजना प्रारंभ नहीं हुई, बस अभी परियोजना का कार्य चल रहा है, प्रारंभ होने से पहले का कार्य है, वैसे काम पर उसकी नियुक्ति हो। या फिर उसको जो है खनन कार्य में वो लगा हुआ है, तो ऐसे कुछ कार्यों में अगर उसको लगाया गया है, वहाँ पर उसको मकान की सुविधा दी गई है जो कि शहर से 40 किलोमीटर दूर है और उस शहर की जनसंख्या 20,000 से अधिक नहीं हो, तो ऐसे मकान की सुविधा भी यहाँ पर करमुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे बस केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने मकान सुविधा का मूल्यांकन तो कर लिया, लेकिन अगर मकान सुविधा के बदले अगर कर्मचारी से कुछ राशि वसूल की जाती है नियुक्त द्वारा, तो सुविधा के मूल्य में से वो राशि घटा दी जाएगी और शेष बची राशि ही सुविधा का मूल्य कहलाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।